नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी। मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। बुलेटिन में रुक करेंगे कुछ अहम खबरों की ओर। लखनऊ के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया विधि विश्वविद्यालय में दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने शिरकत की। इस दौरान सीएम योगी ने कहा, सुशासन की पहली है विधि का शासन और विधि के शासन के लिए भारत जाना जाता है। सकारात्मक राह हमारी होगी तो आपकी राह न्यायिक जगत ही नहीं, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में बहुत ही उज्जवल होगी। अगर नकारात्मक होगी तो नकारात्मक राह न आपके व्यक्तिगत हित में होगी, न समाज के हित में होगी और न अंततः राष्ट्र के हित में ही हो पाएगी। और मुझे लगता है कि वह स्थिति हमको स्वयं भी तय करनी पड़ेगी। एक पुरानी कहावत आती है कि परिवार के हित में व्यक्ति को छोड़ना पड़े तो हमें उसमें परहेज नहीं करना चाहिए। गांव के हित में परिवार को छोड़ना पड़े तो हमें उसमें भी परहेज नहीं करना चाहिए। और अगर समाज के हित में गांव से परहेज करना पड़े तो भी हमें उसकी परवाह नहीं करनी चाहिए। और अगर राष्ट्र के हित में इन सब से भी अलग हटना पड़े तो हमें राष्ट्र हमारे जीवन में सर्वोच्च होना चाहिए। सब कुछ हमारा राष्ट्र के प्रति समर्पण का भाव के साथ होना चाहिए। जब इस ध्येय के साथ हम कार्य करते हैं तो फिर ये छोटी मोटी बातें आपके कोई प्रभाव आपको प्रभावित नहीं कर पाएगी। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा से खास बातचीत की हमारे संवाददाता टीएन मिश्रा ने। ये रिपोर्ट देखिए। प्रदेश सरकार लगातार जो है चोर दरवाजे से बिजली बढ़ाने की कोशिश, बिजली दरों में इजाफा करने की तैयारी कर रही है। इसको लेकर के लगातार कई जो है बैठकें भी हो चुकी हैं और सरकार, लेकिन राज्य उपभोक्ता सलाहकार परिषद के जो है अध्यक्ष अवधेश वर्मा लगातार इस बात के लिए दबाव बना रहे हैं कि किसी तरह से बिजली दरें न बढ़ने पाएं और आम लोग उसकी राहत मिल सके। मैं अवधेश वर्मा से जानना चाहूंगा कि क्या स्थिति है और क्या संघर्ष कैसे चल रहा है। सर, एक्चुअली में क्या है कि जो प्रदेश की बिजली कंपनियां, इन्होंने एक बिजली दर प्रस्ताव दाखिल किया विद्युत नियामक आयोग में। इन्होंने कहा कि हमारा टोटल जो गैप है वो 11,203 करोड़, यानी कि 11,203 करोड़ का इनका घाटा दिखाया। इसके बाद इन्होंने कहा नियामक आयोग इस घाटा को पूरा कर दे। तो महोदय, अगर ये घाटा पूरा होगा तो चोर दरवाजे 25% बिजली दर बढ़ जाएगी। हमने रेगुलेटर से कहा कि साहब, हमारा 33,122 करोड़ इनके ऊपर सरप्लस निकल रहा है, तो अगर इनका घाटा पूरा भी करना है तो हमारा जो सरप्लस निकला उसमें से माइनस किया जाएगा। और ये भी जो कह रहे सरप्लस निकल रहा है, इसमें भी हमारा सरप्लस निकल रहा है। ये तो अभी बाद में तय होगा जब रेगुलेटर तय करेगा। तो नियामक आयोग ने केस्को में सुनवाई करी, यूपीपीडीसी की सुनवाई करी, यूपीएसएलडीसी की सुनवाई करी और अभी 16 तारीख को फिर बनारस में सुनवाई होगी। और इसके बाद केस्को कानपुर की हो गई, दक्षिणांचल में होगी, पश्चिमांचल में होगी और फिर 20 तारीख को नोएडा पावर कंपनी की सुनवाई होगी। और फिर राज्य सलाहकार समिति की बैठक के बाद कमीशन को तय करना है कि बिजली दर कितनी घटाई जाए। इसलिए मैं घटाने की बात कर रहा हूं क्योंकि हमारा सरप्लस निकल रहा है। लेकिन सर, प्रदेश की बिजली कंपनियां जो हैं ये लगातार चोर दरवाजे चाहती हैं कि टैरिफ में बढ़ोतरी हो जाए और इनकी जो चोरी का खामियाजा है वो हमारे ऊपर भुगते। हम चोरी की बात इसलिए कर रहे हैं कि पूरे प्रदेश में सर 5,000 करोड़ की बिजली चोरी होती है। हम इनसे बार बार कहते हैं कि आप बिजली चोरी रोकिए। खाली मध्यांचल कंपनी जहां हम बैठे, मध्यांचल में लगभग 1900 करोड़ की बिजली चोरी होती है, 91 करोड़ की चोरी हर महीने हो रही है। तो सर, सब मिला के ये अपनी अक्षमता का खामियाजा सर जनता पर डालना चाहते हैं। दूसरा भी मैं इनका एक बहुत बड़ा खुलासा किया फिजूल खर्ची का सुनवाई में। इन्होंने केवल इंटरव्यू के आधार पर बैंड 4 में लगभग 2.5 से 3 लाख रुपए की परमानेंट नौकरी दे दिया, लिटरल एंट्री कर लिया। हमने कहा भाई लिटरल एंट्री करो या कुछ भी करो, इसका खामियाजा प्रदेश की जनता नहीं भुगतेगी। 1 लाख करोड़ के घाटे में जा रहा है बिजली विभाग और आप अनाप शनाप पैसा खर्च कर रहे हैं। तो सब मिला के महोदय अब ये चल रहा है कि जो बिजली दरों में बढ़ोतरी की बातें कर रहे हैं ये संवैधानिक नहीं है। और उत्तर प्रदेश के देश में कोई ऐसा कानून नहीं है कि अगर प्रदेश के उपभोक्ताओं का बिजली कंपनियों पर सरप्लस निकल रहा है तो बिजली दरों में कोई भी बढ़ोतरी होगी। और मेन चीज है कि जो अगर बिजली का पैसा सरकार का सरप्लस आप लोगों का है, जो पब्लिक का पैसा है, तो भी क्यों दरें बढ़ाना चाहते हैं जब ऑलरेडी इनके पास 3 गुना पैसा जो इनका अमाउंट है उससे 3 गुना पैसा जो सरकार पास एक्स्ट्रा है। बहुत सही सवाल किया कि जब हमारा पैसा निकल रहा है, यही बात बार बार, ये बिजली दर इनको घटोत्तरी का प्रस्ताव देना चाहिए। वास्तव में कानूनन अगर ये बिजली दर
वहां पे ले जाते थे, ये बिजली दर कम करने का प्रस्ताव इनको देना था, लेकिन ना ये कम करने का दिए और केवल एक चोर दरवाजे ये कह दिए कि साहब ये हमारा घाटा इतना है, इसको पूरा करिए और जो इनका बचा है इस पर अभी कुछ मत करिए, और इस पर हमने अपटेल में मुकदमा लगा रखा है। हमने कहा भाई एक सवाल ये बताइए, किसी भी कोर्ट में मुकदमा लगा देने से कोई पार्टी तब तक नहीं रुकती जब तक कि महोदय स्टे करा के ना लाओ। अगर आपको मुकदमा लगाए तो आप स्टे करा लाओ, कोई ऑर्डर करा लो। तो सर सब मिला के जो भी ये कर रहे हैं, इनकी पूरी जो कार्रवाई है वह संवैधानिक कार्रवाई है, और जो हम लड़ाई लड़ रहे हैं वो संवैधानिक है। यही बार बार मैं नियामक आयोग से कह रहा हूं कि साहब हमारी जो संवैधानिक लड़ाई है, जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में हमारी लड़ाई हो रही है, उसको देखते हुए प्रदेश के उपभोक्ताओं की बिजली दरें कम करें। अभी आपने देखा होगा कि गांव को इन्होंने 18 घंटे बिजली दी और इनको 24 घंटे देना चाहिए था, और इन्होंने अपनी 7 मशीनें बंद कर दी। कहा हम गांव को बिजली नहीं देंगे 24 घंटे, भले हमारी मशीनें बंद रहे। जब हमने नियामक आयोग में याचिका लगाई, जब अभी 2 दिन पहले सुनवाई हुई, तब जाके ये अपनी मशीनें चालू किए। ये देश का कौन सा कानून है कि जिस राज्य की जनता के लिए उत्पादन गृह लगाए जाते हैं उनको 24 घंटा बिजली न देकर आप उत्पादन गृह बंद कर दे रहे हैं? तो सब मिला के जो भी लोग हैं, ये अगर ये चाह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में तानाशाही और दादागिरी करके बिजली विभाग के तरफ से दबाव बना के उपभोक्ताओं पर भार डाल ले, तो ये उपभोक्ता परिषद नहीं होने देगा। और मैं आपके चैनल के माध्यम से, जनता टीवी के माध्यम से ये कहना चाहूंगा, राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद उपभोक्ताओं के लिए पूरी जी जान से लड़ाई लड़ेगा। और फिर एक बार मैं आपके चैनल के माध्यम से आज ही ऐलान कर रहे हैं कि बिजली दरों में बढ़ोतरी का इनका जो भी पब्लिक पर डालना चाहते हैं, जो इनकी साजिश है, उसे हम कामयाब नहीं होने देंगे। एक बार मैं जो जानना चाहते हैं कि लगातार सरकार कहीं 24 घंटे बिजली दे रहे हैं, लेकिन इसके हकीकत देखिए, आप बता रहे हैं कि 8 घंटे कटौती चल रही है, तो दावे मंत्री को करते हैं और जो है प्रशासन की हकीकत कुछ और है। इसके पीछे क्या है? देखिए बहुत सही सवाल आपने किया। पूरे देश में इस समय उपभोक्ता अधिकार कानून 2020 लागू है। 2020 की धारा 10 कहती है कि प्रदेश की किसी भी उपभोक्ता में आप कोई भी विसंगति नहीं करेंगे, सबको 24 घंटा सप्लाई देंगे। जब सबको 24 घंटा सप्लाई देना है तो गांव की जनता को हमारे 18 घंटा आपने क्यों कर दिया, रोस्टर लागू कर दिया? हमारे ऊर्जा मंत्री जी रोज ट्वीट करते हैं कि 7 बार 24 घंटे 7 बार, और सबको 24 घंटा बिजली मिलेगी। अब जब गांव की जनता की 8 घंटे बिजली कटौती हो रही, कोई देखने वाला नहीं है। जबकि मैं उनसे बार बार कह रहा हूं कि आज की डेट में गांव और शहर का उपभोक्ता बराबर बिजली का बिल देता है। उसको मैं समझा देना चाहता हूं, क्योंकि गांव का उपभोक्ता जो है उसका कुछ कास्ट सब्सिडी के रूप में सरकार लगभग 14,000 देती है, और जो बचता है वो अपना बिल देती है। तो प्रदेश में फुल कास्ट टैरिफ लागू है, लेकिन ये लोग मनमानी कर रहे हैं और जिसकी वजह से उपभोक्ता परेशान है। थैंक यू। तो थे अवधेश वर्मा का सीधे से कहना है कि बिजली दरें बढ़ने नहीं दी जाएंगी और आम जनता पर इसका लोड नहीं पड़ेगा। सरकार जो जनता का पैसा सरप्लस है उससे भरपाई उसकी कर सकती है, लेकिन जनता पे जो है ये बिजली का बोझ कतई नहीं पड़ेगा। कैमरा पर्सन रियाज के साथ TN मिश्रा, जनता टीवी। पूर्वोत्तर रेलवे ने 5 स्टार होटल की तर्ज पर ही रनिंग रूम की सुविधा शुरू की है, जहां लोको पायलटों को एक तरफ जहां स्वादिष्ट व्यंजन परोसे जाते हैं, वहीं दूसरी तरफ वो जिम और योग की सुविधा का लाभ उठाते हैं। वहीं आज DRM आदित्य कुमार ने लखनऊ जंक्शन स्थित रनिंग रूम पहुंचे, जहां उन्होंने सुविधाओं का जायजा लिया और कर्मचारियों को भरोसा दिया कि उनकी जो भी समस्याएं हैं उसे दूर करने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। ये रिपोर्ट देखिए। पूर्वोत्तर रेलवे ने लखनऊ मंडल में 5 रनिंग रूम स्थापित किए हैं। ये रनिंग रूम अरसे चल रहे हैं, लेकिन अब यहाँ सुविधाएं ऐसी की गई हैं, इंडोर आउटडोर जिम है, लोगों को खाने पीने की बेहतर सुविधाएं हैं, योगा का है, और उसके साथ में जो की जरूरतें हैं वो पूरी हो रही हैं। बेहतर वातानुकूलित रनिंग रूम बनाए गए ताकि कर्मचारी बेहतर रूप से आराम कर सकें और वो आराम से फिर उसके बाद संचालन कर सकें। इसलिए कोई जगह में DRM आदित्य कुमार जी हैं, उनसे जानना चाहूँ सर क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी यहाँ पे? ये लखनऊ का जो रनिंग रूम है, जिसे हम अवध रनिंग रूम के नाम से जानते हैं, इसमें सबसे पहले तो जो क्यूबिकल्स बने हुए हैं, एक रूम में 2 आदमी, 2 लोको पायलट या 2 गार्ड आके अपना ठहर सकते हैं। वातानुकूलित हैं ये, तो आराम से अपनी ड्यूटी पूरी करने के बाद जो रेस्ट प्रोवाइड करना चाहिए वो हम कर रहे हैं, और ये लोको पायलट या गार्ड दोनों इसमें ठहर सकते हैं। उसके अलावा किचन है, डाइनिंग हॉल है, जिसमें जो लोको पायलट है वो अपना मनपसंद जो उनको खाना है वो बता सकते हैं कि क्या खाना है उनको, और उसी के हिसाब से वो खाना बनता है। या बहुत लोको पायलट अपना खाना स्वयं लाते हैं, खाना इन द सेंस रॉ मटेरियल स्वयं लाते हैं, चावल दाल जो सब्जी उनको चाहिए वो सब्जी लेके आते हैं, और कुक जो है उसको देके अपना जो उनको अगर कोई नमक कम चाहिए, किसी को तेल कम चाहिए, किसी को कोई ज़्यादा नमकीन मसालेदार खाना चाहता है, तो उस हिसाब से अपना वो बता देते हैं कि क्या चाहिए उनको, और उसी हिसाब से खाना उनको दिया जाता है।
आपने बताया व्यायामशालाएं हैं, दोनों इंडोर हैं, आउटडोर हैं, योगा है, मेडिटेशन सेंटर है, एक रूम कॉमन रूम है जिसमें वो न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, किताबें पढ़ सकते हैं। तो उनकी जो भी सुविधाएं हैं सबका ख्याल रखा गया है इसमें। सर एक चीज मैं देख रहा हूँ, अंग्रेजों के समय से व्यवस्था चली आ रही है कि गार्ड ड्राइवर अपना खाना ले जाते हैं और बनता है, तो इसी 5 स्टार होटल में संभव होता है कि उनके मन मुताबिक खाना बने। तो इसके लिए कितने आदमी आप लोग प्रोवाइड करते हैं हर जगह जो उनका काम कर सके? ये अब 5-6 कुक रहते हैं, वेटर रहते हैं, साफ सफाई वाले लोग रहते हैं, तो आदमियों की कमी नहीं है। जो भी उनके मेन हमारा जो पर्पस है कि एक स्ट्रेसफुल जॉब जो कर रहे हैं लोको पायलट, वो जब काम करके आए यहाँ पे तो रिलैक्स्ड फील करें, और जो जैसा घर में खाना खा सकते थे वो यहाँ पे खाएं। वो एक चीज हो जाए, इसमें बारिश के चारों तरफ बहुत तूफान मचा हुआ है, लखनऊ में नहीं हो रही है, लेकिन सर मंडल में आपको मीटर गेज सेक्शन कुछ असर पड़ा है, तो संचालन पर सब क्या असर पड़ रहा है इस समय? मीटर गेज में ये एक्सपीरियंस रहा है कि हर दूसरे साल या तीसरे साल जो होता है, एक हिस्सा से रेल के नीचे की वो खिसक जाते हैं, जो बैलास्ट वगैरह रहती है, तो उस सेक्शन में संचालन बंद कर दिया जाता है जब तक बारिश कम ना हो, जब तक स्थिति सुधार ना हो। तो अभी भी वही है, पिछले 2 साल से ठीक चल रहा था। इस साल वहाँ पे रेन कट्स वगैरह आए हैं, तो अभी वहाँ पे जो गाड़ियाँ हैं वो स्थगित हैं, बंद की हुई हैं। सर वंदे भारत का 1 साल पूरा हो गया है, बहुत अच्छा सफर भी रहा, लोग भी उत्साहित हैं और लोड फैक्टर भी काफी अच्छा रहा। अब क्या और कोई वंदे भारत अभी प्लान में है? वंदे भारत की जो प्लानिंग है वो रेल मंत्रालय करती है, और वंदे भारत का जो एक्सपीरियंस रहा है, जो यात्रियों का फीडबैक रहा है, तो अब हर रेलवे, हर डिवीजन चाहता है कि उसके क्षेत्र से वंदे भारत, ज़्यादा से ज़्यादा वंदे भारत चले। हमारी भी यही कोशिश रहती है। हमने पर उसकी वंदे भारत की प्रोडक्शन और कहाँ पे ज़्यादा उपयोगिता है, ये सब रेल मंत्रालय डिसाइड करके अलॉट करती है वंदे भारत। तो होपफुली एक आध और आनी चाहिए, देखते हैं। सर एक बात बता रही है कि जब वंदे भारत देहरादून जो चली 2 राजधानियों जोड़ रही है, कि लखनऊ से और देहरादून का बहुत पुराना रिश्ता ऐसा है कि बहुत 5-6 लाख यहाँ पर्वतीय समाज लोग हैं, इसकी लोड फैक्टर क्या है? ये काफ़ी पॉपुलर है, मेरे ख्याल से 70-75% से ज़्यादा भरी रहती है। ये एवरेज में बात कर रहा हूँ, तो कभी कभी तो पूरी भरी, मतलब वेट लिस्टेड रहती है इसमें टिकट। थैंक यू। तो डीआरएम अजीत कुमार जी का सीधे से कहना है कि यात्रियों को बेहतर सुविधाएं देने के लिए पूरी कोशिश की जा रही है, वंदे भारत भी बेहतर चल रही है, और जो आज रनिंग रूम बने हैं इनमें सारी सुविधाएं 5 स्टार होटल जैसी मिल रही है। कर्मचारियों को किसी तरह कोई असुविधा नहीं होती है, उनके मन मुताबिक खाना और सब सुविधाएं जो घर जैसी सुविधाएं उनको रनिंग रूम में दी जा रही हैं, और इससे बेहतर जो भी समस्या होगी वो भी दूर की जाएगी। कैमरा पर्सन रियाद के साथ टीएन मिश्रा, जनता टीवी, लखनऊ। गौतम बुद्ध नगर पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने पुलिस मुख्यालय सूरजपुर में नई मीडिया सेल कार्यालय का लोकार्पण किया। आपको बता दें कि नवनिर्मित मीडिया सेल आधुनिक संसाधनों से पूरी तरह से लैस है, जिसके जरिए सभी सोशल मीडिया पर पुलिस 24 घंटे मॉनिटरिंग कर सकेगी और हर रोज सोशल मीडिया के जरिए मिलने वाली शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए सहायता प्रदान की जाएगी। इतना ही नहीं, सोशल मीडिया के माध्यम से अफवाह फैलाने वाले, गलत जानकारी देने और शांति व्यवस्था भंग करने वालों पर भी कड़ी नजर रहेगी और उन पर तुरंत से तुरंत कार्रवाई की जाएगी। क्या कोई सांप किसी के पीछे इतना पड़ सकता है कि वो उसे 40 दिनों में 7 बार काट ले? दरअसल उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में रहने वाले विकास द्विवेदी के साथ जो हो रहा है वह वाकई चौंकाने वाला है और काफी रहस्यमय भी है। ये रिपोर्ट देखिए। सपने में बोला सांप, 9वीं बार डसूंगा तो जाएगी जान। 40 दिनों में 7 बार काटा। दहशत में परिवार, रहस्य में है मामला। भारतीय मैथोलॉजी में नाग नागिन के कई किस्से दर्ज हैं। नाग नागिन के बदले की भी कई कहानियां चर्चित हैं। सांप से हमेशा से ही भारतीय संस्कृति का संबंध रहा है। आज भी सांप के कई किस्से आप गांव में जाकर सुन सकते हैं, मगर विज्ञान के इस दौर में उन किस्से कहानियों की असलियत पर सवाल खड़े होते हैं। मगर कभी कभी कुछ ऐसे मामले भी सामने आ जाते हैं जिस पर विश्वास करना मुश्किल हो जाता है, मगर वह सच होते हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में पिछले कुछ दिनों से जो हो रहा है उसने हर किसी को सकते में डाल दिया है। किसी को समझ नहीं आ रहा है कि आखिर वहाँ ये सब चल क्या रहा है।
दरअसल फतेहपुर में एक 24 साल के युवक के पीछे सांप बुरी तरह से पड़ गया है और वह अब उसका पीछा ही नहीं छोड़ रहा है। पिछले 40 दिनों में युवक को सांप 7 बार काट चुका है। सिर्फ यही नहीं, इस मामले में कई रहस्यमय बातें भी सामने आ रही हैं। आखिर क्या है विकास द्विवेदी की सांप से दुश्मनी? बता दें कि फतेहपुर के रहने वाले विकास द्विवेदी पिछले करीब 40 दिनों से एक रहस्यमय स्थिति का सामना कर रहे हैं। इस चक्कर में विकास का पूरा परिवार भी काफी दहशत में जिंदगी जी रहा है। दरअसल विकास के पीछे एक सांप पड़ा हुआ है। ये सांप पिछले 40 दिनों में युवक को 7 बार डस चुका है। सांप से बचने के लिए युवक बार बार जगह भी बदल रहा है। ये घटना जो है 6 बार इसको तो पहले सर्प काट चुका है। अब ये 7वीं बार जो है फिर काटा है इसको और ये दिखाई नहीं देता है किसी को। और ये 7वीं बार जब काटा है तो सब लोग 4 लोग इसको बराबर बैठे हुए थे कुर्सी डाले कि इसको देखना है, लेकिन इसने पहले ही बता दिया था कि मेरी बाईं आँख फड़क रही है। जैसे इसकी बाईं आँख फड़कती है तो इसको जो है दिक्कत होने लगती भतीजे को। फिर इसके बाद हम लोग सब बैठे थे और भतीजा सो रहा था, कम्बल ओढ़े। तो थोड़ी ही देर बाद एकदम चिल्लाया है कि चच्चू हमारे सर्प काट लिया है। जो हमने देखा कि उसके हाथ में सर्प के निशान बने थे तो हम इसको अस्पताल लेके आ रहे हैं। शनिवार रविवार को ही डसता था सांप, मगर अब इस केस में कई चौंकाने वाली बातें सामने आई हैं। विकास के साथ जब पहले इस तरह के हादसे हुए थे तब उसने बताया था कि सांप उसे सिर्फ शनिवार और रविवार के दिन ही डसता है, मगर अब जब 7वीं बार सांप ने उसे काटा है तो उस दिन गुरुवार था। ऐसा पहली बार है जब सांप ने उसे शनिवार रविवार के दिन नहीं काटा। सिर्फ यही नहीं, जब विकास को 6ठी बार सांप ने काटा था तो उसने सन्न कर देने वाला दावा किया था। इसे सुनने के बाद विकास का परिवार और ज्यादा दहशत में आ गया था। फिलहाल विकास आईसीयू में भर्ती है और 7वीं बार सांप के काटने से उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। डॉक्टरों ने भी आने वाले 24 घंटे उसकी जिंदगी के लिए अहम बताए हैं। विकास का दावा था कि उसके सपने में सांप आया था। इस दौरान सांप ने उससे कहा था कि वह उसे 9 बार काटेगा। 8वीं बार वह बच भी जाएगा, मगर 9वीं बार वह उसे अपने साथ ले जाएगा। ऐसे में किसी को भी समझ नहीं आ रहा है कि आखिर विकास के साथ ये सब हो क्या रहा है। आखिर सांप विकास के पीछे क्यों पड़ा है, इसका किसी के पास फिलहाल कोई जवाब नहीं है। फतेहपुर से संवाददाता भीमशंकर की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। कहीं जाएगा नहीं। जनता टीवी पर खबरों का सिलसिला रहेगा जारी। तब तक के लिए नमस्कार।